हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार। आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप समझ गए, आज हम क्या करने वाले हैं कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इंडियन पॉलिटी सेक्शन का, वो है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीएस के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, वहाँ पे आप देखोगे प्रीएम्बल के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हर साल हर एक एग्ज़ाम में प्रीएम्बल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस दिखने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे ढंग से। और यही वजह है कि देखो, एक पेज का प्रीएम्बल है, हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको अभी तक समझ नहीं पाए ढंग से। तो आज हम प्रीएम्बल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल के वर्ड्स क्या है, उसका मतलब क्या है, हमने कहाँ से बोरो किया है, उसका एक बैकग्राउंड क्या है, सिग्निफिकेंसेस क्या है, प्लस कितने अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं प्रीएम्बल को लेके, ये सब आज हम इन डेप्थ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो प्रीएम्बल की अगर मैं बात करूं तो प्रीएम्बल को प्रीफेस कहा जाता है, प्रस्तावना, एक आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड का मतलब आप समझिए कि सपोज कीजिए कि मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, तो पहले वो इंसान आएगा, फिर उसकी आइडेंटिटी होगी। तो यही वजह है कि प्रीएम्बल को लेके क्या कहा जाता है कि पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके बाद ज़रूरत पड़ी हमें इसको इंट्रोड्यूस करने की, फिर हमने संविधान बनाया, और जो हमारे संविधान को जब हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत हुई तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पे प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। हालांकि अगर प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने की बात करें तो ओरिजिनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपने संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल को ऐड किया था। और जो टर्म देखते हो ना आप एक कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये टर्म बिल्कुल अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा और सेम हमारे यहाँ भी दिखता है। और सिर्फ हम ही अकेले नहीं है, दुनिया के सैकड़ों ऐसे देश है जिन्होंने यूएसए से प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। और अगर मैं आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहा हूँ तो आपको एक नाम पता होना चाहिए। एक बहुत ही बड़े लॉयर थे पालकीवाला जी, जो कि आपको मिनर्वा मिल्स केस वगैरह में भी देखेंगे। इसके साथ साथ केशवानंद भारती केस में भी वो आपको दिखेंगे। तो जो आइडेंटिटी कार्ड कहने का जो मकसद था, इसके पीछे जो इंसान थे वो कौन थे, तो वो पालकीवाल थे। ठीक है, अब हम एक एक करके सबसे पहले हम अपने प्रीएम्बल को देखते हैं। देखो, प्रीएम्बल की वर्डिंग को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में यूपीएससी ये कर सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि बताओ प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल लिख के बताओ। और बहुत सारे बच्चों को प्रीएम्बल पता नहीं होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical and political liberty, equality, fraternity and in our constituent assembly do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अगर आप समझो प्रीएम्बल को तो इसमें चार चीजें आपको दिखेगी। पहला क्या दिखेगा? सोर्स ऑफ पावर। जो हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया यहां हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा सोर्स ऑफ पावर है। सेकेंड चीज आपको क्या दिखेगा? नेचर ऑफ स्टेट। क्या दिखेगा आपको? तो नेचर ऑफ स्टेट। ये जो आपको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है? ये हमारे स्टेट का नेचर है, हमारे देश का क्या है? नेचर है। तीसरी चीज आपको क्या दिखेगी? ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगी। किसका ऑब्जेक्टिव दिखेगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव दिखेगा। जस्ट लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चौथी और आखिरी चीज यहां पे क्या दिखेगी? तो डेट ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक है, और किसकी? तो संविधान की, संविधान को हमने कब एडॉप्ट किया है। ठीक है, तो कब किया था? तो 26 नवंबर 1949। देखो कंफ्यूजन नहीं आना है, फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट हमने कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
तो जब भी प्रीएम्बल की बात हो, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रीएम्बल से हमें क्या क्या पता चलेगा। सोर्स ऑफ पावर, वो कहां से, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले टर्म से, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब हमारा जो कंट्री है उसका नेचर कैसा है, तो वो कहां से दिखेगा, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है, नेचर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किसके, हमारे संविधान के। एंड फाइनली क्या दिखेगा हमें, डेट ऑफ एडॉप्टेशन, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि प्रीएम्बल क्या है, तो यही सारी चीजें यहां पे मेंशन्ड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। तो देखो, प्रीएम्बल जो था, प्रीएम्बल पहले से तय नहीं था, ठीक है। प्रीएम्बल कोई प्लान्ड नहीं था कि हमारा जब संविधान प्लान हो रहा था, जब बन रहा था, तो उसमें प्रीएम्बल के बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी। प्रीएम्बल के बारे में सबसे पहली बात की जाती है दिसंबर 13, 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आएंगे तो इसमें पहली बार ये बात की जाती है कि जो हम संविधान बना रहे हैं उसका कुछ प्रीफेस होना चाहिए। और फाइनली हमने क्या देखा कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको एडॉप्ट किया, और ठीक है। और फाइनली अगर हम देखें तो रिजोल्यूशन जो है प्रीएम्बल को एडॉप्ट करने के लिए 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे क्या किया गया, पास कर दिया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जितने भी कीवर्ड है ना, एक एक करके हम उसको देख लेंगे। इससे पहले कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा बोला गया था, तो एन.ए. पालखीवाल के द्वारा बोला गया था। एक रिनाउंड ये क्या थे, ये लॉयर थे, इनको आपने केशवानंद भारती केसेस वगैरह में भी देखा था। हॉरोस्कोप किसके द्वारा कहा गया था, तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखने हैं, आप देख लीजिए कि किसने क्या बोला था, ठीक है। की नोट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को किसने बोला था, तो अर्नेस्ट बेकर जी ने इसको की नोट ऑफ द प्रीएम्बल बोला था, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो जितने भी कीवर्ड है ना उन सबको हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कीवर्ड, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको क्या बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि पावर कहां से आ रहा है, सोर्स ऑफ पावर कहां से हम आपको दिख रहा है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जितने भी इंडिया के सिटीजन है ये संविधान को पावर दे रहे हैं कि वो लॉ हमारे लिए बना सकता है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, सॉवरेन। अब देखो, सॉवरेन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी देश, चाहे वो हमारे जो हमारा मैटर है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर हम 26 नवंबर 1949 से पहले की बात करें तो हम क्या थे, तो हमारा स्टेटस क्या था, डोमिनियन स्टेटस था। कैसा स्टेटस था, तो डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे दिखता है आपको। क्यों, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में तो हम क्या थे, ब्रिटिश डोमिनियन बने थे। एक इंडिया बना था, एक पाकिस्तान बना था, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया तो फाइनली हम क्या बन गए, सॉवरेन बने। और सॉवरेन बनने के बाद क्या होता है, नो ऑथॉरिटी इज अबव इट एंड इट इज फ्री टू मैनेज इट्स ओन एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स। इसका सिंपल सा है कि हम ही सुप्रीम है, जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, वो सुप्रीम है। कोई भी बाहरी हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं करेगा। पहले क्या था, डोमिनियन स्टेटस था तो यहाँ पे ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे। जब से हम सोवरेन हुए तब से हमारी खुद की यहाँ पे रूल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है सोशलिस्ट। अब आपको एक चीज समझना होगा कि सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने रसिया से बोरो किया, ठीक है। कहां से बोरो किया, रसिया से बोरो किया। लेकिन अगर आप एक चीज समझो कि रसिया के अंदर क्या है, कि रसिया के अंदर मार्क्सिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। कैसा है, मार्क्सिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म आपको देखने को मिलेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि 100% जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, गवर्नमेंट आउंड प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा।
लेकिन जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर हम किस तरह का सोशलिस्ट करते, तो जो गांधीयन फिलॉसफी है सोशलिस्ट का, हम उसको फॉलो करते हैं। सपोज करो कि अभी मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए हजारों लाखों करोड़ रुपए, आप भी मेहनत करके वो बन सकते हो, आप दूसरा अंबानी बन सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये हमारा अपना है। इसके अंदर जो है हम रसिया की तरह 100% गवर्नमेंट आउंड चीजों की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गांधीयन फिलॉसफी की बात करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद हम चले अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, सेक्युलर। देखो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है हमारे प्रियम्बल के अंदर, और उसी अमेंडमेंट के अंदर ये दोनों चीजों को ऐड किया गया था, ठीक है। और जब हम सेक्युलर की बात करें तो सेक्युलर के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर आप निगेटिव एस्पेक्ट में जाओगे तो क्या होगा कि किसी स्टेट का एक प्रॉपर रिलीजन होता है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चला जाइए तो इस्लाम वहाँ का रिलीजन है, या नॉर्थ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाइए तो इस्लाम एज ए नेशनल रिलीजन वहाँ पे है। लेकिन इंडिया के अंदर चूंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कास्ट रिलीजन आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए हमने इंडिया के अंदर क्या किया है, सेक्युलरिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, कि कोई भी किसी भी धर्म को पूछ सकता है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। और यही वजह है कि हमारे इंडियन स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता। इंडिया का जो स्टेट है वो सेपरेट होता है, वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता है तब तक जब तक उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर खतरे में ना आ जाए। अगर ऑब्वियसली कहीं वायलेंस होने लगा तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करनी पड़ेगी वहां पे, अदरवाइज गवर्नमेंट आपके किसी भी रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, आपको कोई भी यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक, देखो इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना हुआ सरकार, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, समथिंग इस तरह का डेफिनेशन दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको क्या दिखेगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत ही ह्यूज है, इतने ह्यूज पॉपुलेशन में हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर सकते। डायरेक्ट इलेक्शन का पता है आपको क्या होता है कि अगर 100, 200, 2000 कम अमाउंट में पॉपुलेशन होना तो आप लोगों को खड़ा करके रेफरेंडम करवा के आप जजमेंट ले सकते हो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ भास्ट पॉपुलेशन है तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉज वगैरह बनाने का काम करेंगे, ठीक है। और अगर हमें लगा कि वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, उनको कुर्सी से उतार भी देंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म का भी मतलब आप समझ गए। अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारा रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है कि जो जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो चुना हुआ हो लोगों के द्वारा, ना कि मोनार्की। जैसे पहले चलता था, राजा रानी बैठते थे और वही देश को चलाते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हम अपने जो प्रेसिडेंट है हमारे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इनको हम इलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चूंकि इनको इलेक्ट करते हैं इसीलिए हमारा क्या है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे देखो जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जो हेड ऑफ स्टेट है, उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ना कि वो हेरिडेटरी होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अगर आगे देखिए तो आगे क्या है, तो आगे जस्टिस की बात की गई। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं प्रियम्बल के, तो प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उसमें जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस की जब हम बात करेंगे तो 3 तरह के आपको जस्टिस की बात की जाएगी। पहला क्या है, सोशल जस्टिस, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, एंड थर्ड वन क्या है, इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो सिंपल सी बात है कि सोसाइटी के अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर आपको आर्टिकल 17 याद हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सॉरी, जिसके अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है,
आर्टिकल 17 याद है ना आपको, इसके अंदर क्या बोला गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो या आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सोशल जस्टिस को आपने समझ गया होगा, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर, इन सब के बेसिस पे। आर्टिकल 15 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि आप किसी भी इंसान को सोशल स्फेयर पे उसके कास्ट, रेस, कलर, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 के अंदर ये कहा गया है कि आप किसी को अनटचेबल नहीं कह सकते। जो छुआछूत वाली प्रॉब्लम थी उसको एबॉलिश किया गया यहाँ पे। अगले जस्टिस की बात हम करते हैं तो सोशल जस्टिस के बाद हमें क्या दिखता है, तो सोशल जस्टिस के बाद हमें दिखता है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, अब इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि जो चाहे जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा वो एक्वायर करेगा प्रॉपर्टीज को। तो आपको क्या है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। और एक चीज यहाँ पे ये भी समझिए कि इकोनॉमिक फैक्टर जस्टिस के अंदर जो आता है, इसके अंदर ये इक्वालिटी ऑफ लॉ वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, जो आर्टिकल 14 के अंदर आप देखते हो ना, इक्वालिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इसके अंदर ये चीज मेंशन है कि अगर आपसे क्राइम हुआ है, लॉ के सामने आप इक्वल है, चाहे मुकेश अंबानी आ जाए, चाहे मैं और आप हूं, हम सब क्या है कानून की नजरों में बराबर होंगे। हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम उस सामने वाले के पास ज्यादा पैसा है तो उसको छूट दे दी, हमारे पास नहीं है तो हमें जेल भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर क्या होता है कि आपसे बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा, आप चुनाव लड़ सकते हो, आपको इलेक्शन लड़ने में कोई रोक नहीं सकता। ये देखो, ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप इलेक्शन यहाँ पे लड़ सकते हो। साथ साथ आपका जो राइट टू वोट है वो भी इसके अंदर आ जाता है, आपसे कोई वो छीन नहीं सकता है। ठीक है, The idea of justice, social, economic and political has been taken from the Russian Revolution। रसिया का रिवॉल्यूशन आपको पता होगा, 1917 के अंदर रसिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, और यही वजह था कि रसिया वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गया था। आगे देख लेते हैं, आगे अब 2-4 पॉइंट और बचे, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, लिबर्टी। देखो लिबर्टी का एक चीज समझो, जो ये लिबर्टी है ना, ये आजादी वाला कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 19 के अंदर देखते हो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये चीज है कि इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करे, उसको राइट्स है ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह का। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड भी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो लिबर्टी के अंदर आपको क्या है कि पूरा का पूरा हक है कि आप कहीं जाके किसी भी रिलीजन को मानिए, कहीं पूजा पाठ कीजिए, कुछ भी बोलिए, अपने बातों को रखिए किसी के सामने, लेकिन आप किसी दूसरे की फीलिंग्स को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप दूसरे के फीलिंग्स को वायलेट करेंगे या आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन वहां पे राइज होगी, तो फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कई तरह की इक्वालिटी आपको दी जाती है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अगर जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको 6 तरह की इक्वालिटी के बारे में आपसे बात की जाएगी। ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। सिंपल सा मतलब है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, सामने वाला SC ST है तो उसको मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, या अंबानी अदानी जी आके किसी भिखारी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ब्रॉड है। अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो इसके अंदर आर्टिकल 14 to 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, जो सिविक इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 to 18 के अंदर मेंशन्ड है। ये किसी भी सिविलियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए
और कौन कौन सा है, तो सिविक इक्वालिटी के साथ देखो तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था, गया था वो कि आपके पास राइट टू वोट है, आपके पास ये हक है कि आप खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने लोगों को, तो वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, आप चाहो तो इलेक्शन लड़ सकते हो, आप चाहो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन हाँ रूल्स को फॉलो करते हुए आप ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो डीपीएसपी जब आप पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर आपको कुछ चीजें मेंशन दिखेगी। पहला दिखेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसका मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो पे भी उनको इक्वल किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मेंशन है कि जो डीपीएसपी के अंदर की जो स्टेट जो है पुअर क्लास के वेलफेयर के लिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी चीजों को। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको कहाँ दिखेगी, इक्वालिटी के अंदर ही दिखेगी। ठीक है, अब लास्ट यहां पे इस वर्ड को समझते हैं, क्या है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब फ्रेटर्निटी का सिंपल मतलब आप समझिए तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड और भाईचारा जो आप बोलते हो। फ्रेटर्निटी का सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मोहम्मदन कॉन्सेप्ट है। जो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट होता है कि आपसी भाईचारा, जो मोहम्मद साहब का ये कॉन्सेप्ट था, बेसिकली वहीं से हमने इसको बोरो किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमोंग ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स है, इंडिया के नागरिक है, सबको क्या करना है, आपसी भाईचारा के साथ इस देश के अंदर रहना है। एक दूसरे के डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसकी डिग्निटी को वायलेट नहीं करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की कद्र करनी है। यही क्या है, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। कुछ जजमेंट देख लेते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। तो देखो, एक बेरुवारी केस में ये चीज किया गया था। बेरुवारी केस जब आया था तो बेरुवारी केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आप सबको पता है कि जो प्रियम्बल होता है, हमारा प्रस्तावना है, वो जस्टिसिएबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। और बेरुवारी केस में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जब आप केशवानंद भारती केस देखते हो तो केशवानंद भारती केस के अंदर ये बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के भी पार्ट है और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। मौजूदा गवर्नमेंट जैसे बोलती है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हम रिमूव कर देंगे, तो चूंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो दो केसेस आपको याद रखने हैं। बेरुवारी केस 1960 जहां पे बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, और दूसरा केशवानंद भारती केस जिसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है आपके संविधान का। ठीक है, तो यही देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहां पे लिखा है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसका आपको एक डिटेल्ड आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं कि क्या प्रियम्बल को लेके कोई अमेंडमेंट भी हुए हैं क्या। तो देखो, अगर प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल को लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिला था। आपने देखा था कि एक लंबी इमरजेंसी चली थी, करीब करीब 2 साल लंबी इमरजेंसी चलती है। आफ्टर देन जब इमरजेंसी खत्म होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगी। कब, 1976 में। इस अमेंडमेंट के अंदर टोटल 59 आइटम्स को ऐड किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी संविधान, इसी अमेंडमेंट के अंदर प्रियम्बल के अंदर क्या गया 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। किस किस को, सोशलिस्ट, सेक्युलर। और जो यूनिटी वर्ड था, यूनिटी को क्या लिखा गया, इंटीग्रिटी विथ यूनिटी। ठीक है, जो यूनिटी वर्ड था उसके अंदर क्या किया गया, इंटीग्रिटी विथ यूनिटी उसको कर दिया गया। तो ये 3 चेंजेज आपको देखने को मिले।
और जो सोशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था ये हमने कहाँ से बोरो किया, तो यूएसएसआर रसिया से बोरो किया। सेक्युलर वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ऐड किया, साथ साथ और क्या तो इंटीग्रिटी को भी हमने ऐड किया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा कि हमारा प्रीएम्बल क्या है, इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए, क्या क्या हमने बदलाव देखा इसके अंदर। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बेसिकली समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर, आप बस सुन लीजिए उसको। देखो, प्रीएम्बल को हमने यूएसए से बोरो किया, हमने ही नहीं कम से कम 100+ कंट्रीज ने यूएसए से बोरो किया। प्रीएम्बल 4 चीजों के बारे में बात करेगा। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी होगी, तो पहला होगा हमारा सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला क्या होगा इसमें से, ये देखो प्रीएम्बल आपके सामने, बस एक बार लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 4 चीजें आपको याद रखनी। पहला क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सोर्स है किसका, सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सोर्स ऑफ पावर। जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखते हैं। ठीक है, नीचे देखोगे तो क्या क्या है, आपको डेट ऑफ एडॉप्टेशन आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, डेट ऑफ एडॉप्टेशन। और यहां जो ये देख रहे हो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है, तो ये हमारा नेचर है, हमारे संविधान का क्या है, नेचर है। तो 4 चीजें बस आपको याद रखनी है कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर सोर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ एडॉप्शन, ये 4 चीज मेंशन्ड है। ठीक है, यूएसए से हमने बोरो किया, हिस्ट्री में जाओगे तो फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था इसके लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट क्या है प्रीएम्बल का। और अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जितना हो सके हमारा मनोबल वहाँ पे बढ़ाइए। ठीक है, अपने सारे डाउट्स वहाँ पे पूछिए और हम ट्राई करेंगे कि उसको हम डिस्कस करें, वहीं पे आपको रिप्लाई दे सके। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में 11:30 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।